नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी कहानी है वॉर हॉर्स 1 मूवी के ऊपर। कहानी की शुरुआत डेव नाम के एक मिलिट्री ऑफिसर से होती है, जिसे इस्लामाबाद से अमेरिकी राजदूत माइक का फोन आता है। फोन कॉल के दौरान माइक उसे एक गंभीर स्थिति के बारे में बताता है। आतंकवादियों ने पाकिस्तान के एक शहर पर कब्जा कर लिया है और वॉल्टर्स परिवार की तलाश में है। वह अंडरकवर एजेंट थे जो मिशनरी के रूप में वहां अमेरिका के द्वारा भेजा गया था। आतंकवादियों को उनके बारे में पता चल जाता है और इसलिए वह लोग उसकी तलाश में थे। माइक अपने एजेंट को बचाने के लिए सैन्य सहायता की मांग करता है ताकि उन्हें बचाया जा सके, लेकिन डेव कहता है कि वह बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और वहां जाना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। यह कहकर वह मना कर देता है। वही माइक जल्दी से अपना सामान पैक कर एम्बेसी छोड़ने की तैयारी करता है, क्योंकि सैकड़ों आतंकवादी सरकारी भवनों, पुलिस स्टेशनों और पास के गांवों की ओर बढ़ रहा था। डेव को मनाने के लिए माइक एक आखिरी कोशिश करता है और उसे याद दिलाता है कि वॉल्टर्स परिवार ने अमेरिका के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। इस समय वे 6 अमेरिकी मिशनरियों में से हैं जो बचाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आतंकवादियों से बचने के लिए वॉल्टर्स परिवार पहले ही अपने घर से भाग चुके हैं। उनके साथ 13 साल का और 5 साल का 2 बच्चे भी हैं। यह सुनकर डेव सोच में पड़ जाता है और अपने बच्चे की तस्वीर की ओर देखता है। थोड़ा सोचने के बाद डेव आखिरकार माइक की मदद करने का फैसला करता है। वह तुरंत कमांडर जॉन से संपर्क करता है और वॉल्टर्स परिवार के लास्ट लोकेशन के पास तैनात एक स्पेशल फोर्स की टीम को भेजने का आदेश देता है। दूसरी तरफ वॉर हॉर्स नाम का एक टीम जो पहले से ही उस इलाके में मौजूद था, उन्हें तुरंत मिशन के लिए भेज दिया जाता है। इसी बीच वॉल्टर्स परिवार कुनार क्षेत्र से एक हरे रंग की गाड़ी में भाग रहा होता है। उनका प्लान पाकिस्तान की सीमा तक पहुंचना था। बिना देर किए वॉर हॉर्स टीम अपने मिशन पर निकल पड़ती है। जैसे ही बचाव हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा क्षेत्र में प्रवेश करता है, अचानक उन पर हमला होता है। मिलिटेंट उन पर आरपीजी दागते हैं और उनमें से एक रॉकेट हेलीकॉप्टर को लग जाता है, जिससे उसमें आग लग जाती है और वह नियंत्रण खोकर नीचे गिरने लगता है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से ठीक पहले टीम का एक सदस्य कूदकर किसी तरह अपने आप को बचा लेता है। वह टीम का लीडर रिचर्ड था, जिसका कोड नेम वॉर हॉर्स 1 है, जो कि इस मूवी का टाइटल भी है। सीन शिफ्ट होता है रिचर्ड पर, जहां वह होश में आता है, खुद को संभालने की कोशिश करता है और हेलीकॉप्टर के मलबे की तलाश शुरू करता है, इस उम्मीद में कि उसकी टीम का कोई अब भी जिंदा हो। वह एक एक करके सभी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। कोई और रास्ता न देख रिचर्ड कमांड सेंटर से संपर्क करने का फैसला करता है। सौभाग्य से वह सफल हो जाता है और एक ऑपरेटर कैसल उसकी कॉल उठाता है। रिचर्ड तुरंत रिपोर्ट करता है कि उनकी हेलीकॉप्टर मिलिटेंट के द्वारा मार गिराया गया है। वह कैसल से अनुरोध करता है कि वह सैटेलाइट की मदद से उसके टीम के सदस्यों की लोकेशन पता करें, इस उम्मीद में कि कोई जीवित बचा हो। कैसल सैटेलाइट की मदद से देखता है कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल चुका है और मलबे के आसपास कोई हलचल नहीं दिख रही। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वॉर हॉर्स टीम के सभी सदस्य संभवतः मारे जा चुके हैं। कैसल से बात करते हुए रिचर्ड 3 मिलिटेंट को पहाड़ी पर देखता है, जो वॉर हॉर्स टीम के जले हुए हेलीकॉप्टर पर आरपीजी दागने की तैयारी कर रहा था। वह तेजी से हमले के लिए पोजीशन लेता है। अपनी अद्भुत निशानेबाजी से वह 2 दुश्मनों को मार गिराता है, लेकिन तीसरा बच निकलता है और तुरंत रेडियो पर अपने साथियों से मदद मांगता है। थोड़ी देर बाद कैसल फिर से रिचर्ड से संपर्क करता है और उसे चेतावनी देता है कि 40 से 60 मिलिटेंट उसकी ओर बढ़ रहे हैं। कैसल उसे सलाह देता है कि वह स्थिति के और बिगड़ने से पहले वहां से निकल जाए। शुरुआत में रिचर्ड इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और अपनी जगह पर डटे रहने और लड़ने के लिए तैयार रहता है। हालांकि कमांड सेंटर में मौजूद कमांडर जॉन्स संचार लाइन पर आ जाते हैं। वह मिर्को से तुरंत पीछे हटने और बचाव दल के आने तक इंतजार करने का आदेश देता है, क्योंकि वह अपने सबसे बेहतरीन सैनिक को खोना नहीं चाहते, खासकर जब यह जानते हुए रिचर्ड की पूरी टीम मारी जा चुकी है। जैसे ही रिचर्ड पीछे हटने लगता है, दुश्मन अनुमान से पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। वे उस पर जोरदार हमला शुरू कर देते हैं, जिससे उसे जबरदस्त गोलीबारी का सामना करना पड़ता है। हालांकि वह अकेला है, लेकिन रिचर्ड बहादुरी से हमलावरों को जवाब देता है, लेकिन उसकी एमिनेशन खत्म हो रहा था, जिससे सभी दुश्मनों को मार पाना मुश्किल हो जाता है। मिलिटेंट उससे चारों ओर से घेर लेता है। तभी वह डिसीजन लेता है और सामने बह रही तेज धार वाली नदी में कूद जाता है। दुश्मन को लगता है कि कोई भी इतनी तेज धारा में गिरकर जिंदा नहीं बच सकता,
इसलिए वे मान लेते हैं कि रिचर्ड मर चुका है। लेकिन वो गलत थे। वह नहीं जानते थे कि रिचर्ड एक हाईली ट्रेंड मरीन है। वह कुशलता से पानी की तेज धाराओं में तैरते हुए बिना किसी चोट के सुरक्षित बाहर निकल आता है। वहां से निकलने के बाद वह जंगल के अंदर चला जाता है और काफी दूरी तय करने के बाद एक कार तक पहुंचता है जिस पर हाल ही में हमला हुआ था। जांच करने पर रिचर्ड को पता चलता है कि यह कार वॉल्टर्स परिवार का है, वही लोग जिसे बचाने के लिए उसकी टीम भेजी गई थी। वहां उसे वॉल्टर्स गंभीर रूप से घायल मिलता है, जो रिचर्ड से उसकी बेटी जोई को बचाने की गुहार लगाता है। एक मरीन के रूप में रिचर्ड दोनों को बचाना चाहता है, लेकिन तभी वॉल्टर्स दम तोड़ देता है। जोई, जो छोटी बच्ची है, उसे लगता है कि उसके माता पिता सिर्फ सो रहे हैं। शुरुआत में वह रिचर्ड के साथ जाने से इनकार करती है, लेकिन थोड़ी देर समझाने पर वह मान जाती है। वे तुरंत एक्सट्रैक्शन पॉइंट की ओर निकल पड़ते हैं। इस बीच मिलिटेंट वॉल्टर्स के कार के पास लौटते हैं ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि अंदर मौजूद सभी लोग मारे जा चुके हैं। उसी समय उनके लीडर राडुम भी वहां पहुंचते हैं। उनके एक आदमी को कार के पास 2 वयस्कों और एक बच्चे के पैरों के निशान मिलते हैं, जिससे वह अंदाजा लगाता है कि वह अमेरिकी सैनिक अभी भी जिंदा है और अब वॉल्टर्स की बेटी उसके साथ है। राडुम तुरंत अपने आदमियों को उन्हें ढूंढने के लिए ऑर्डर देता है। खैर, दूसरी तरफ जब रिचर्ड और जोई आराम करने के लिए कुछ देर रुकते हैं, जोई अपने पिता के बारे में पूछती है और कहती है कि उसके पिता ने कहा था कि हथियार हर समस्या का समाधान नहीं होते। रिचर्ड उसकी बात ध्यान से सुनता है और उसे प्यार से समझाता है कि जिन्होंने उसके पिता को मारा वे बुरे लोग थे और जो भी निर्दोष लोगों की हत्या करता है वह अपराधी है और उन्हें सजा देना भी बहुत जरूरी है। कुछ देर आराम करने के बाद रिचर्ड और जोई फिर से एक्सट्रैक्शन पॉइंट की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, आतंकवादी उनके संभावित मार्गों पर उनका पीछा करते हैं। रिचर्ड अपने राइफल के स्कोप से दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखता है और इंतजार करता है कि वे आगे बढ़ जाएं। उसी पल जोई उनमें से एक को पहचान लेती है जिसने उसके परिवार को मारा था। काफी दूरी तय करने के बाद रिचर्ड और जोई एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं, जहां रिचर्ड कमांड सेंटर में कैसल से फिर से संपर्क स्थापित करता है। वह रिपोर्ट करता है कि दुश्मन पीछे लगे हुए हैं और उसे तुरंत इवैक्यूएशन की जरूरत है। कैसल उसे सूचित करता है कि अभी भी उन्हें पिकअप पॉइंट तक पहुंचने के लिए कुछ किलोमीटर और चलना होगा। जैसे ही रात होती है, रिचर्ड और जोई एक चट्टान के कोने में छिपकर आराम करने का फैसला करते हैं। रिचर्ड सुरक्षा के लिए कुछ लैंड माइन्स बिछा देता है। जोई पूछती है कि रिचर्ड वहां कैसे पहुंचा। तब वह कहता है कि वह और उसकी टीम एक मिशन पर निकला था, लेकिन रास्ते में उसकी मिशन अचानक रद्द कर दी गई और उनकी टीम को तुरंत उसकी परिवार को वहां से निकालने के लिए निर्देश दिया गया। हालांकि सफर के दौरान उनके हेलीकॉप्टर पर अचानक हमला हुआ और पूरी टीम मारी गई सिवाय उसके, क्योंकि उसने क्रैश से पहले छलांग लगा दी थी। यह सुनकर जोई कहती है कि रिचर्ड उसके लिए आकाश से एक एंजेल की तरह उतरा है, पर रिचर्ड कहता है कि वह कोई एंजेल नहीं है, लेकिन जोई फिर भी कहती है कि वह उसके लिए एक एंजेल ही है। अगली सुबह मिलिटेंट उनके रात के रुकने की जगह पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक संदिग्ध कपड़े का टुकड़ा मिलता है। अचानक रिचर्ड द्वारा लगाई गई लैंडमाइन फट जाती है और एक आतंकवादी की वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी ओर रिचर्ड और जोई एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। रिचर्ड पानी भर रहा था, तब जोई अपना सॉफ्ट टॉय लुई को निकालती है। उसे याद आता है कि उसकी मां ने उससे वादा किया था कि जब वे अमेरिका पहुंचेंगे तो उसे एक असली लुई दिलाएंगी। जोई को अब समझ आ गया कि उसकी मां सिर्फ सो नहीं रही थी, बल्कि उसकी पूरा परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। तब रिचर्ड जोई को दिलासा देता है कि हर किसी को एक दिन मरना ही होता है, यहां तक कि उन्हें भी। लेकिन वह वादा करता है कि वे यहां से सुरक्षित निकलेंगे। थोड़ी देर बाद पीछा कर रहे सैनिकों को ताजा पैरों के निशान मिलते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि रिचर्ड बच्चे को लेकर यहीं से गुजरा है। जब रिचर्ड दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रख रहा था, जोई टहलने चली जाती है। वह टहलते टहलते अचानक राडुम से टकरा जाती है, जो कि अपने बेस की ओर लौट रहा था। जब राडुम जोई से बात करने लगता है, तभी रिचर्ड वहां पहुंच जाता है। राडुम धीरे से अपना रेडियो छुपा देता है ताकि उसकी असलियत पता न चले। वह रिचर्ड से कहता है कि वह सिर्फ अपनी खोई हुई बकरी को ढूंढ रहा है। रिचर्ड उसे अपनी बंदूक नीचे रखने के लिए कहता है। तब वह बताता है कि वह केवल अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखता है, क्योंकि यह इलाका आतंकवादियों के कब्जे में है। राडुम फिर रिचर्ड को अपने गांव में आराम करने और भोजन करने का प्रस्ताव देता है। क्योंकि जोई ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, रिचर्ड आखिर उसके गांव जाने को तैयार हो जाता है।
दूसरी ओर राडुम के साथ ही उसको रेडियो में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने रेडियो छुपा दिया था, इसलिए उसके साथ ही उससे कांटेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए वह लोग उसे ढूंढने निकल जाता है। इस तरफ रिचर्ड जोई को लेकर राडुम के साथ उसके गांव की ओर जा रहा था, इस बात से अनजान कि वह राडुम के आदमियों से घिर चुका है। तभी रिचर्ड की नजर उसी ओर बढ़ती हुई दुश्मनों के ऊपर पड़ती है और जोरदार गोलीबारी शुरू हो जाती है। रिचर्ड सभी दुश्मनों को खत्म करने के बाद जब फायरिंग रुक जाती है, वह जोई को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन जोई उसे कहीं नहीं मिलती। उसे गहरा झटका लगता है जब उसे रियलाइज हुआ कि राडुम ने जोई का अपहरण कर लिया है। रिचर्ड को एहसास हुआ कि राडुम भी आतंकवादी संगठन का हिस्सा है। उसे राडुम की कही गई गांव के बारे में याद आता है। उसने अनुमान लगाया कि जोई को उसी गांव में ले जाया गया होगा। बिना कोई देर किए रिचर्ड गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने गांव के प्रवेश द्वार पर राडुम के एक आदमी को पहरा देते हुए देखा। उसे मार गिराने के बाद रिचर्ड आतंकवादी का वेश धारण कर गांव में प्रवेश किया, जो असल में राडुम का मुख्य अड्डा था। अंदर घुस के रिचर्ड ने दुश्मन को एक एक कर मार गिराया। उसने बचे हुए आतंकियों में से एक को पकड़कर जोई के बारे में पूछताछ की। कोई और रास्ता ना देख उसने रिचर्ड को जोई की कैद की जगह तक ले जाने को तैयार हो गए। गांव के बीच से गुजरते समय रिचर्ड ने कई दुश्मनों को पहरे पर खड़ा पाया। कोई और रास्ता न होने के कारण उसे राडुम के कुशल लड़ाकों के साथ जबरदस्त लड़ाई लड़नी पड़ी। जैसे ही वह उस झोपड़ी तक पहुंचा जहां जोई को बंदी बनाकर रखा गया था, अचानक उसे राडुम के लेफ्टिनेंट टराड ने गोली मार दी। टराड उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी राडुम वहां आ गया और उसे रुकने का आदेश दिया। अब रिचर्ड को कैद कर लिया गया। कैद खाने के अंदर राडुम ने रिचर्ड की सामान की तलाशी ली और एक ट्रैकिंग डिवाइस मिलने के बाद हेलीकॉप्टर के आने की समय और स्थान के बारे में पूछा। इसके बाद उसने अमेरिकी सेना के प्रति अपनी गहरी नफरत जाहिर की। उन्हें अपने परिवार और हजारों निर्दोष नागरिकों, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, के नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया। राडुम ने अमेरिका की असली मंशा पर सवाल उठाया। क्या यह अफीम के लिए था, पाइपलाइन के लिए, या एक कठपुतली सरकार को समर्थन देने के लिए? रिचर्ड ने जवाब दिया कि उनका मिशन केवल राडुम जैसे लोगों को खत्म करना था। तब राडुम ने ऐलान किया कि अफगानिस्तान हमलावरों की कब्रगाह है, जहां आने वाले सभी लोगों की यही अंजाम होगा। उसने रिचर्ड पर यह आरोप भी लगाया कि वह केवल अमेरिका का एक मोहरा है, जिसे एक शांतिपूर्ण गांव को नष्ट करने के लिए भेजा गया था। रिचर्ड ने जवाब दिया कि यह राडुम का गांव नहीं है और राडुम खुद भी अफगानिस्तान से नहीं है, और चेतावनी दी कि राडुम इस जगह से जिंदा नहीं जाएगा। इस बीच दूसरे कमरे में जोई को राडुम के एक आदमी की निगरानी में रखा गया था, जो एक खतरनाक और डरावना व्यक्ति था। डर के मारे जोई जोर जोर से चिल्लाने लगी। चीखों ने अन्य गार्डों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे वे यह देखने के लिए दौड़ पड़े कि क्या हो रहा है, और इस तरह राडुम अकेला रह गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए रिचर्ड ने तुरंत खुद को अपनी बेड़ियों से मुक्त किया और राडुम के ऊपर हमला कर दिया। इसके बाद उसने खुद को हथियारों और गोला बारूद से लैस किया। जोई को बचाने और बाकी दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। रिचर्ड ने तेजी से अपने दुश्मनों को क्लोज कॉम्बैट में हरा दिया। सभी को खत्म करने के बाद रिचर्ड ने अपने ट्रैकिंग डिवाइस को वापस लिया और जोई की तलाश में निकल पड़ा। सिग्नल का पीछा करते हुए आखिरकार उसने वह जगह ढूंढ ली जहां जोई को कैद में रखा गया था। पर उसे आश्चर्य हुआ जब जोई ने उसे देखते ही डैड कहकर पुकारा। उन शब्दों ने उसे गहराई से झकझोर दिया और उसका दिल भावनाओं से भर उठा। जब रिचर्ड जोई को आजाद करने की कोशिश कर रहा था, तभी राडुम, जो किसी तरह जीवित बच गया था, अचानक वापस आकर उसे चाकू मार देता है। हालांकि रिचर्ड तेजी से पलटवार किया और राडुम को वहीं मार डाला। इस बात से आश्वस्त कि अब जोई सुरक्षित थी, दोनों वहां से निकले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आतंकवादियों का एक समूह गांव में घुस आया और उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। अपने वर्षों के प्रशिक्षण और अनुभव के साथ रिचर्ड अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने दुश्मनों के ऊपर जबरदस्त गोलीबारी की, लेकिन एक चिंता उसके दिमाग में लगातार बनी रही। उसे डर था कि कहीं जोई गोलियों की चपेट में ना आ जाए। स्थिति तब और खराब हो गई जब उसे एहसास हुआ कि उसके पास अब गोलियां खत्म हो चुकी थीं। उनकी एकमात्र उम्मीद थी बस भागकर वहां से किसी तरह एक्सट्रैक्शन पॉइंट तक पहुंचे। रिचर्ड ने जोई को अपनी बाहों में उठाया और पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया। आतंकवादी भी इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था, पर जैसे जैसे वे पहाड़ी के करीब पहुंचे, उसकी हालत बिगड़ने लगी। चाकू के घाव से खून बह रहा था
और थकावट उस पर हावी हो रही थी, लेकिन उसने जोई को बचाने की जो कसम खाई थी वही उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। वे लोग उनके पास पहुंच गए और उन्हें मारने ही वाले थे कि तभी आखिरकार स्पेशल फोर्स की टीम वहां आ गई और उन्होंने आतंकवादियों को खत्म कर उन्हें बचा लिया। कुछ महीनों बाद रिचर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने जोई को अपनी बेटी मानकर उसकी देखभाल के लिए सेना से संन्यास ले लिया। हालांकि वह जानता था कि वह जोई के खोए हुए परिवार की जगह नहीं ले सकता, पर उसने उसे एक बेहतर जिंदगी देने की कसम खाई। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।